परसिस्टेंस क्या होता है वो आपको आज इस वीडियो से समझ में आएगा। इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्टोरी है नेवल गडार्ड की एक बुक लॉ एंड द प्रॉमिस के अंदर। ये स्टोरी मैं आपको कई महीनों से बताना चाह रही थी, बट मैं बार बार भूल जाती थी इस स्टोरी के बारे में। बट आज मैंने ये स्टोरी वापस से पढ़ी तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करी थी, और इससे एक्चुअली में ये चीज़ समझ में आई थी मुझे कि परसिस्टेंस क्या होता है और क्या होता है रियलिटी को सिंपली एक्सेप्ट भी करना बट डिनाई भी करना। तो इस स्टोरी से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो चलो वो स्टोरी हम समझते हैं कि क्या स्टोरी है। और वैसे तो वो इंग्लिश में है बट मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है आप लोगों के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कई सालों तक एक डॉक्टर और उनकी वाइफ ने अपने स्टेटली हैबिटेशन का सपना देखा था, मतलब अपने एक घर का सपना देखा था। लेकिन जब तक उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में उस घर में रहना शुरू नहीं किया तब तक वो सपना रियलिटी नहीं बना। ये उनकी कहानी है। करीब 15 साल पहले मिसेस एम और मैंने एक प्लॉट ख़रीदा जहां हमने एक 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई, जिसमें एक हिस्सा हमारा ऑफिस था और दूसरा रहने के लिए। हमने जानबूझकर प्लॉट में एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा था ताकि फ्यूचर में जब पैसा हो तो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बन सके। इन सालों में हम अपना मॉर्टगेज चुकाने में बिजी रहे और जब तक वो पूरा हुआ तब तक नए बिल्डिंग के लिए पैसा बिल्कुल था ही नहीं, जबकि उस बिल्डिंग की हमने अभी भी बहुत इच्छा थी। हाँ, हमारे पास एक अच्छी खासी सेविंग्स थी जो बिज़नेस के लिए सिक्योरिटी जैसा काम करती थी, लेकिन उस पैसे को नई बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना मतलब उस सिक्योरिटी को रिस्क में डालना। फिर आपका टीचिंग मिला और एक नया आइडिया जग गया कि हम अपनी इमेजिनेशन के कंट्रोल्ड यूज़ से वो सब पा सकते हैं जो दिल से चाहते हैं, और ये भी कि कोई डिज़ायर पाना बिना पैसे के भी मुमकिन है। हमने सोचा क्यों ना इस बात को टेस्ट करें। पैसे के बारे में सोचना बंद कर दिया और पूरा फोकस लगाया सिर्फ एक चीज़ पर जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए थी, नई अपार्टमेंट बिल्डिंग। इस प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए हमने मेंटली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जैसे हम चाहते थे वैसे ही। इवन हमने फ़िज़िकल ड्राइंग भी बनाई ताकि हमारे माइंड में उसका क्लियर मेंटल इमेज बन सके। हम हमेशा एंड से सोचना याद रखते थे, यानी हमेशा सोचते थे कि बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और लोग उसमें रह रहे हैं। इमेजिनेशन में हमने कई बार अपने अपार्टमेंट हाउस का टूर किया, इमेजिनरी टेनेंट्स को फ्लैट्स रेंट पे दे दिए, हर एक रूम को डिटेल में देखा और उस प्राउड फीलिंग को महसूस किया जब दोस्त आकर हमारी प्लानिंग की तारीफ़ करते थे। एक ख़ास दोस्त, मैं उनका नाम मिसेस एक्स रखता हूँ, को हमने इमेजिनेशन में इंक्लूड किया, जो कुछ टाइम से हमसे मिली नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि हम थोड़े अजीब हो गए हैं अपनी नई सोच की वजह से। अपनी इमेजिनेशन में हम उन्हें बिल्डिंग के अंदर ले गए और उनसे पूछा कैसी लगी आपको। हमने उनकी आवाज़ क्लियरली सुनी। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। एक दिन हम बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे तो मेरी वाइफ ने एक कॉन्ट्रैक्टर का जिक्र किया जिसने आसपास के एरिया में कई अपार्टमेंट्स बनाए थे। हम उस कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ नाम से जानते थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के बोर्ड पे लिखा होता था। लेकिन फिर याद आया, अगर हम ट्रूली एंड में रह रहे होते तो हमें कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमने इस आइडिया को छोड़ दिया। हमने अपना डेली इमेजिनेशन का प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा कुछ हफ्ते तक, और फिर हमें अंदर से लगने लगा कि हम अपनी डिज़ायर के साथ इतने डीपली कनेक्टेड हो चुके थे कि हम उसमें फ्यूज्ड हो गए थे और सच में एंड रिज़ल्ट में ही जी रहे थे। एक दिन एक अजीब आदमी हमारे ऑफिस आया और बोला कि वो वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम मेरी वाइफ ने कुछ हफ्तों पहले मेंशन किया था। थोड़ा सॉरी टोन में उसने कहा, मुझे समझ नहीं आया मैं यहाँ क्यों रुक गया। मैं यूजुअली कभी किसी के पास नहीं जाता, लोग ही मेरे पास आते हैं। उसने बताया कि वो हमारे ऑफिस के पास से अक्सर गुजरता था और सोचता था कि इस कॉर्नर पर कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग क्यों नहीं है। हमने उसे बताया कि हाँ, हमें वहाँ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना तो है और हमें बनाना तो बहुत पसंद आता, लेकिन हमारे पास उस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, ना ही नए प्लान्स
बनवाने के लिए कुछ $100 तक हैं। हमारी ये नेगेटिव बात सुनकर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे कुछ पावर ने उसे फोर्स किया हो कि वो बिना हमारे कहे, बिना एनकरेजमेंट के इस काम के लिए प्लानिंग शुरू कर दे। हम उस बात को भूल भी गए, लेकिन कुछ दिन बाद उस कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आया तो हम सच में हैरान हो गए। उसने बताया कि बिल्डिंग्स के प्लान तैयार हो गए हैं और ये बिल्डिंग $30,000 में बनेगी। हमने उसे पोलाइटली थैंक यू बोला और कुछ भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हम जानते थे कि हम ऑलरेडी इमेजिनेशन में उस पूरी बिल्डिंग में रह चुके हैं और इमेजिनेशन ही उस बिल्डिंग को परफेक्टली मैनिफेस्ट करेगा बिना किसी आउटसाइड एफर्ट के। तो जब नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्टर का दोबारा फ़ोन आया और उसने बताया कि उसके पास एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी पड़ा है जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के ऑलमोस्ट परफेक्ट मैच करता है, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस ही चाहिए, तो हमें बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। उसने कहा कि इससे हमें नए आर्किटेक्ट के डिज़ाइन फ़ीस भी बच जाएगी। हमने उसे दोबारा थैंक यू बोला और अब भी हमने कुछ नहीं किया। अगर आप किसी लॉजिकल थिंकर से पूछो तो वो कहेंगे कि जब एक पोटेंशियल कस्टमर ने बार बार मना कर दिया तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। 2 दिन बाद कॉन्ट्रैक्टर का फिर से फ़ोन आया और उसने बताया कि उसने एक फाइनेंस कंपनी ढूंढ ली है जो ऑलमोस्ट पूरा लोन देने को तैयार है, सिर्फ कुछ $1000 छोड़कर। ये सुन के लगता है कि जैसे कि कोई फैंटेसी स्टोरी हो, लेकिन हमने अब भी कुछ नहीं किया, क्योंकि याद रखो हमारे लिए तो वो बिल्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट और रेंट पे चढ़ चुकी है और हमने अपनी इमेजिनेशन में उसके कंस्ट्रक्शन में एक पैसा भी नहीं लगाया था। इस कहानी का आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल एलिस इन वंडरलैंड जैसा लगता है। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर खुद हमारे ऑफिस आया और एक गिफ्ट देने वाले टोन में बोला, आप लोगों को वो बिल्डिंग मिलकर ही रहेगी। मैं बाकी का पैसा खुद फाइनेंस करने का डिसीजन ले चुका हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो मैं अपने लॉयर से पेपर्स बनवा देता हूँ और आप मुझे रेंटल के नेट प्रॉफिट से रीपेमेंट कर देना। इस बार हमने सच में कुछ किया। हमने पेपर साइन कर दिए और तुरंत कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। फाइनल कंप्लीशन से पहले ही ज़्यादातर फ्लैट्स रेंट पे जा चुके थे और जब बिल्डिंग पूरी तरह कंप्लीट हुई तो एक फ्लैट छोड़कर सब में लोग रह रहे थे। हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड और ग्रेटफुल थे इन मिरेकुलस इवेंट्स के लिए कि पहले हमें समझ ही नहीं आया कि हमारी इमेजिनेशन में जो एक माइनर फ्लॉ था वो ही रियलिटी में रह गया। लेकिन जब हमें याद आया कि इमेजिनेशन की पावर से हमने इतना सब कुछ अचीव किया है तो हमने तुरंत एक नई इमेजिनल सीन क्रिएट की। इस बार हमने इमेजिन किया कि हम खुद उस अपार्टमेंट के नए टेनेंट से मिल रहे हैं और वो हमें पूरा फ्लैट दिखा रहे हैं। हर रूम के बारे में खुश होकर तारीफ़ कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर लास्ट अपार्टमेंट भी हो गया जो पहले हमने इमेजिनेशन में एक्ट आउट किया था। वो सब कुछ परफेक्टली फिजिकल रियलिटी बन गया, बस एक चीज़ को छोड़कर, और वो भी तब रियलिटी बन गई जब 1 महीने बाद हमारी पुरानी दोस्त मिसेस एक्स अचानक हमारे घर विज़िट करने आई। उन्होंने खुद ही विश की कि वो हमारी न्यू बिल्डिंग देखना चाहती हैं। हमने उन्हें बिल्डिंग का टूर दिया और जैसे ही टूर ख़त्म हुआ उन्होंने वही लाइन बोली जो हमने इमेजिनेशन में बार बार सुनी थी, डॉक्टर आई थिंक इट इज़ ब्यूटिफुल। पिछले 15 साल से जो सपना था वो पूरा हो गया और अब हमें ये क्लैरिटी मिल गई है कि अगर हमें पहले ही इमेजिनेशन का सीक्रेट और लिविंग इन दी एंड का कंसेप्ट समझ लिया होता तो ये सपना कब का सच हो चुका होता। लेकिन अब वो सच हो गया। हमारा एक बड़ा डिज़ायर फुली मैनिफेस्ट हो चुका था और इसमें हमने एक पैसा भी नहीं लगाया। तो आप लोग ये देखो इस स्टोरी में कि ये स्टोरी, पता है जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी थी ना तो मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील की थी ना ये स्टोरी सुन के और ये स्टोरी पढ़ के कि मुझे लगा कि यार एक्चुअली में जो वो बात है ना कि अगर 1000 लोग मूव करने होंगे ना आपकी डिज़ायर पूरा करने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली करेंगे बिना आपके एक्शन लिए, और वो चीज़ सच है। और जो नेवल गॉडार्ड बोलते हैं ना कि यू डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, वो बात सच है। इस स्टोरी में आपको दोनों चीज़ें ही पता लगती है और ये भी पता लगती है कि परसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। परसिस्टेंस का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप अपनी 3D में आपको जो भी आधा अधूरा मिल रहा है आप उसको ही एक्सेप्ट कर लो, नहीं, यू हैव टू परसिस्ट इन योर एंड रिज़ल्ट। अगर आपको एक्जैक्टली वही चाहिए जो आपको आपके एंड रिज़ल्ट में आपने देखा था तो आपको उसी में परसिस्ट करना होगा, आपको गिव अप नहीं करना होगा। और ये
स्टोरी बहुत पावरफुल है, बहुत 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 पावरफुल है। और जब भी मैं अपनी लाइफ में लो फील करती हूँ ना, या फिर मुझे लगता है कि यार मुझे नेविल की कोई एक बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं सबसे पहले उठा के यही बुक पढ़ती हूँ और यही स्टोरी पढ़ती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी पढ़ पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और ये स्टोरी सुन के मुझे ये याद आता है कि ओके, माई इमेजिनेशन इज़ दी ओनली रियलिटी। आप लोग भी इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। थोड़ा टफ़ इंग्लिश हो सकता है आप लोगों के लिए, बट यू नो इट्स वर्थ इट। आप चाहो तो डिक्शनरी ले लो, आप कैसे भी लो, बट पढ़ो इसको। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। वैसे तो मैं हिंदी में सारे जो चैप्टर्स हैं उनको लेकर ही आ रही हूँ, सारी बुक्स को हिंदी में कवर कर ही रही हूँ समरी में, बट यू नो एक वर्ड टू वर्ड वो चीज़ पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है। तो वो चीज़ आप तभी समझोगे जब आप पढ़ोगे। बट हाँ, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि विद मैनिफेस्टेशन, विद लॉ ऑफ अजम्पशन, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू परसिस्ट इन इट। अगर आप परसिस्ट नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप अपनी रियलिटी में ब्रेड्स एंड क्रम्स को एक्सेप्ट करते रहोगे तो यू विल नेवर गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ ब्रेड पकौड़ा। समझ रहे हो? पता नहीं, बहुत ही गंदी एनालॉजी थी, बट ठीक है। मतलब अगर आपको पूरा का पूरा ब्रेड पकौड़ा चाहिए जो आपके दिमाग के अंदर एंड है, तो आपको खाली ब्रेड्स एंड क्रम्स पे सेटल होना बंद करना पड़ेगा, और जब तक परसिस्ट करना है, जब तक आपको पूरा ब्रेड पकौड़ा ना मिल जाए। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और येस, अगर आपको पसंद आई हो तो यू नो दैट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मुझसे सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।